अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर दो तरह की टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि एक डायरेक्ट वेरिएशंस होंगी और एक इनडायरेक्ट वेरिएशंस होंगी। तो बच्चों, सबसे पहले वेरिएशन की टाइप्स कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और डायरेक्ट वेरिएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो डेफिनेशन के लिए अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर मतलब चैप्टर वाइज जितनी भी इम्पोर्टेंट मतलब डेफिनेशंस होंगी वो मैंने वन बाय वन करके डिस्कस करनी है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो आपने वहां पे अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। और मैट्रिक के अंदर, मतलब कि 10th क्लास के अंदर जो है डेफिनेशंस ज्यादा आती हैं, डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती हैं पेपर के अंदर। तो आपने डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करना है। 10th क्लास के अंदर आपने डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, वेरिएशन क्या है? द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और एक इनवर्स वेरिएशन है, या इनडायरेक्ट वेरिएशन आप इसको बोल सकते हैं, और इनवर्स वेरिएशन एक्चुअली बोलते हैं इसको। अच्छा जी, अब बच्चों क्या है, दो तरह की वेरिएशन है, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। अब बच्चों, डायरेक्ट मीन के डायरेक्ट का मतलब ये है ना कि आप समझ लें कि किसी चीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होना कि दो वैल्यूज का आपस में, तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच वे दैट इंक्रीज decrease in one quantity causes increase decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। बच्चों, आपसे कहा गया, in other words, if a quantity y varies directly as regard to a quantity x, we say that y is directly proportional to x and is written as y is variation to, या y varies to x, डायरेक्ट वेरीज टू एक्स, इस तरह से बच्चों बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है उसको हम इस तरह से बोलते हैं। और उसके बाद y इज इक्वल के एक्स, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सम कांस्टेंट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद आगे उसके बारे में बताया गया कि k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, k की वैल्यू जीरो के इक्वल हम नहीं ले सकते। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या है? अब देखो, आपसे कहा गया कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, कोई सी भी दो क्वांटिटीज है, कोई सी दो वैल्यूज हैं, तो एक जो क्वांटिटी होगी उसका डायरेक्ट दूसरी पे असर होगा, दूसरी पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, या उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दी है, y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन विद x है, तो डायरेक्ट वेरीज हो रहा है। अब बच्चों, अगर मैं यहाँ पे y और x की वैल्यूज चेंज करता हूँ तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके यहाँ पे k ले आता हूँ, तो k क्या है? k कोई कांस्टेंट नंबर है, और मैं अगर यहाँ पे y की मतलब फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू लेता हूँ, 2 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू k आ जाएगा। मतलब कि y की वैल्यू भी बढ़ी, जैसे ही हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, 2 टाइम किया, तो y की वैल्यू भी 2 टाइम बढ़ गई। जैसे ही हमने, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू अब लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5 लेता हूँ, तो मेरे पास जब मतलब कि मैं x की जगह पे 5 पुट करूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 5k। मतलब कि ये है कि मैंने जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वहां पे y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से अगर मैं इनकी x की वैल्यू डिक्रीज करूंगा, कम करता जाऊंगा, तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह का जो बच्चों वेरिएशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। तो फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी, जितनी आप गाड़ी को ज्यादा भगाएंगे, ठीक है, उसकी स्पीड को हाई करेंगे, तो उसका पेट्रोल भी उतना, या उसका जो फ्यूल है वो भी उतना ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा यूज होगा। तो इसी तरह से ये डायरेक्ट स्पीड और जो पेट्रोल है या फ्यूल है वो डायरेक्ट आपस में वेरिएशन होगा उनका। तो अगर कम ऐसा चलाएंगे गाड़ी, तो उसका फ्यूल या पेट्रोल ऐसा मतलब कम यूज होगा। बस यही डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है। उसके बाद बच्चों देखें, फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, वो डायरेक्ट वेरिएशन के हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चन ये आपने याद रखने, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। अगर आपने एक दफा इन वीडियोस को देख लिया ना, तो आपने कहना ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हमने इतनी देर कहाँ पे मतलब कि इसको मिस करते रहे। तो बच्चे चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने? आपसे कहा गया कि इफ y वेरीज एज x एंड y इज इक्वल 8 एंड व्हेन x इज इक्वल 2। बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ तक ही रखूंगा, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, बाकी उसके जो 3 पार्ट्स हैं उसको मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा। तो चले मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन।
अब बच्चों जो इसका सोल्यूशन होगा, सब क्वेश्चन के अंदर सेम पैटर्न होगा, एक ही मेथड होगा। आपने सारे क्वेश्चन को एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। तो देखें, सबसे पहले आपसे कहा गया बच्चों कि जो y है ना, y वो वेरीज है, या आप यहाँ पे पहले लिख लें एस का मतलब बच्चों होता है कि इस तरह, या हमें इस तरह से वैल्यू बताई गई है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हम सबसे पहले ये लिखेंगे और आपसे बाद में सबसे पहले देखो, आपने इस जो वेरिएशन है, जो वेरीज लिखा हुआ है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं बच्चों। इसको खत्म करना है हर क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इसको खत्म करके कांस्टेंट x आपने मतलब कांस्टेंट k आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, और साथ ही आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना हर क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे आपने नीचे रीजन देनी है, आपने लिखना है वेयर k इज एनी कांस्टेंट। बच्चों आपने ये वाली बात लाजमी लिखनी है कि जो k हमने यहाँ पे लिया वो कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जीरो के बगैर। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 आपने बना ली। अब आपको क्वेश्चन की फर्स्ट वैल्यू के अंदर y की और x की वैल्यू दी गई होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर, और इस वैल्यू को यूज करके आपने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हर क्वेश्चन के अंदर। बच्चों आपने क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ पे गिवन डैट, और ये सारा काम आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। बच्चों गिवन क्या है, y इज इक्वल 8 एंड x इज इक्वल 2, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो आप नीचे लिख सकते हो पुट इन 1। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने y की जगह पे 8 पुट किया, उसके बाद k आपने वैसे ही रखा, और बच्चों x की जगह पे आपने क्या पुट किया, 2 पुट कर दिया। ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास ये 8 वैसे ही रहेगा और 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि उधर k के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई। बच्चों ये 2 1 और 2 4 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 8, 2 4 8 होता है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब जो बच्चों k की वैल्यू आई है ना, इसको आपने हमेशा किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। जो इक्वेशन नंबर 1 बनानी है ना आपने, जिसमें हमने k इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसमें आपने हमेशा पुट करनी। तो आप लिखोगे, आप यहाँ पे या साइड पे साथ ही लिख दो, आप लिख दो पुट इन 1। पुट इन 1 का मतलब आपने इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इम्प्लाइज दैट। 1 आपके पास इस तरह से बन जाएगी कि 1 इक्वेशन y इज इक्वल k की जगह पे आएगा 4, और साथ x वैसे ही रहेगा, और इसको हमने साथ ही इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। ठीक है, ये आपने इतना सा काम हर क्वेश्चन के अंदर करना है। जो ये वाला बच्चों काम मैंने कर दिया ना, ये वाला काम तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है, जो आपने ये करना ही करना है। इक्वेशन 2 बनानी है k की वैल्यू फाइंड करके। अब बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कहा हुआ है कि y इन टर्म ऑफ x। बच्चों फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है y इन टर्म ऑफ x। बच्चों आपसे कहा गया कि जो y है वो इक्वल होना चाहिए, वो y की जो वैल्यू आई है उसके अंदर x होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर x होना चाहिए। तो ये आपके पास इसका आंसर है। जो इक्वेशन नंबर 2 है वही इसका आंसर होगा। हम लिखेंगे y इज इक्वल 4x, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, क्योंकि y की जो वैल्यू है उसके अंदर x है। तो हमें कहा गया था y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x का मतलब आपके पास y इज इक्वल 4x आ गया, x आपका इंट्रोड्यूस हो गया, ये आपका आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे कहा गया कि y when, अब बच्चों यहाँ पे इसका क्या मतलब है, y when x इज इक्वल 5। इसका मतलब यह है कि आपने y फाइंड करना है। बच्चों आपने क्या करना है, y फाइंड करना है, और x आपको क्या दिया गया, 5 के इक्वल दिया गया। और ये वाला काम आपने हमेशा, अब इक्वेशन नंबर 1 को आपने भूल जाना है। इक्वेशन नंबर 1 अब आपके किसी काम की नहीं है। अब हमें सारा का सारा जो काम करना है वो इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके करना है, ठीक है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, y फाइंड करना है, और x इक्वल 5 दिया गया। तो आपने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे इस साइड पे लिख दें पुट इन टू, आप यहाँ पे ये लिख दें पुट इन टू। तो इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों आपने y वैसे ही रखना है, ठीक है, और x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 5। तो ये आपने x की जगह पे पुट किया 5। तो अब देखें आपके पास 4 5 का क्या आ जाएगा, 20। तो ये आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा।
अब बच्चों थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाले पार्ट में आपसे x कहा गया फाइंड करना है, x वन y इज इक्वल 28। तो थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y आपको क्या दिया गया, y आपको दिया गया 28 और इस किस में पुट करना है, आपने पुट करना है 2 में, इन 2 का मतलब इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों y की वैल्यू आपको दी गई है 28, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 28 पुट करेंगे, ये लो 28 पुट कर दिया और दूसरी साइड पे 4 वैसे ही रहेगा, x भी वैसे ही रहेगा इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, इस 4 को लाकर 28 के साथ कर दो डिवाइड, ठीक है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अच्छा अब आप यहाँ पे इसको मतलब के कैंसिल कर लो, 4 वन जा और 4 7 जा, तो बच्चों x का जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 7। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। अच्छा जरा गौर करें, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा गया कि आपने इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो y है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट वेरिएशन का, ये देखो लिखा हुआ है y वेरीज एज डायरेक्ट वेरिएशन विद x, तो आपने इसको लिखना है इसका सोल्यूशन। तो ये लें जी, मैंने लिखा एज का मतलब सेम क्वेश्चन का बच्चों स्टार्ट आपने करना है एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा y जो है वो डायरेक्ट वेरी हो रहा है x के ऊपर, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको खत्म करना, वेरिएशन को खत्म करके k लाए और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ये वाली बात हमने लाजमी लिखनी है बच्चों, ये वाली बात हमने क्यों लाजमी लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे k को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब पहली लाइन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि y और x की वैल्यू आपको दी गई होगी, वहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको y की वैल्यू दी गई होगी, हम लिखेंगे गिवन दैट, आपको वैल्यू गिवन होगी किसकी, y इज इक्वल 7 और x इज इक्वल 3। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। बच्चों y की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये लो 7 आपने y की जगह पे पुट कर दिया और k वैसे ही रखा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। अब ये 3 जो है इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k आपके पास बाकी उधर वैसे ही बच जाएगा और ये बच्चों आपके पास k की वैल्यू आएगी। इस k की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, आप साथ ही लिखोगे पुट इन 1, ठीक है। अब ये k की वैल्यू है, इसको 1 में पुट किया, 1 इक्वेशन के अंदर आपने जब पुट किया तो आप लिखोगे 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल, k की जगह पे बच्चों आ जाएगा 7/3 और साथ x वैसे ही आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। याद है ना, ये सारा काम वही है जो हमने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। अच्छा अब बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर वही काम है y इन टर्म ऑफ x, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर मतलब के 2 हुआ करेगी वही आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा। तो y इन टर्म ऑफ x का मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है उसके अंदर x होना चाहिए, तो हम यही इसका आंसर लिख देंगे, 7/3 आपके पास आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के अंदर आपसे क्या कहा गया, सेकंड पार्ट के अंदर 2 केस हैं, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। पहला केस है आपको यहां से लेकर यहां तक, एंड से पहले पहला कोई, अब आप इसमें केस नंबर 1 का नाम इसको कह सकते हो, आप इसको बोलोगे केस 1। केस 1 का मतलब हमने पहले जो वैल्यू दी गई है, मतलब कि केस 1 के अंदर हमें x फाइंड करना है, ठीक है, और y की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 35, y की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 35 दी गई है, इसको आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल 7/3, तो हमने y की जगह पे रखा 35 इज इक्वल 7/3 वैसे ही रहेगा और x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो x हम साथ एज इट इज लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ लिखी हुई है फ्रैक्शन, तो 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाकर 35 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और 7 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया।
अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 7 1 7 5 क्या होता है 35, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपके पास आएगा 15। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस क्या है बच्चों, सेकंड केस पे आपके पास आप यहाँ बोलोगे केस नंबर 2। बच्चों केस नंबर 2 में क्या है, अब एंड से बाद वाली बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में आपको y फाइंड करना है, ठीक है, और x की वैल्यू आपको 18 दी गई है। y फाइंड करना है और x की वैल्यू आपको 18 दी गई है। इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये बिल्कुल साथ ही इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, ये वाली इसमें पुट करेंगे और हम लिखेंगे y फाइंड करना है, y ऐसे ही रखेंगे, 7/3 वैसे ही रखेंगे, x की जगह पे हम पुट करेंगे 18। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 और 3 6 का क्या होता है 18। तो 6 को और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों, 42 होगा। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम वर्किंग है, सेम काम है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह के। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में शुरू में पढ़ेंगे। अब हमारे पास दो जो टू क्वांटिटीज हैं, जो टू वैल्यूज हैं, वो आपके पास r और t की फॉर्म में है। पीछे हमने x और y यूज किया, अब r और t है, डजंट मैटर, कोई भी दो यूज हो सकती है। बच्चों r और t आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r की वैल्यू 5 दी गई है, t की वैल्यू 8 दी गई है। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को लॉक करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, और सबसे पहला काम आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है और साथ हम t वैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर k इज एनी कांस्टेंट। हमने ये लिखा क्योंकि हमने ये वाली बात जरूरी लिखनी होती है, हमने लिखा वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अच्छा, अब बच्चों हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें r की वैल्यू दी गई है, हम लिखेंगे गिवन दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन हमें क्या है बच्चों, r की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल 5 और t आपको दिया गया है 8 के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने r की जगह पे 5 रखना है, तो ये लो मैंने r की जगह पे 5 रखा, k वैसे ही रखा और t की जगह पे मैंने रखा 8। ठीक हो गया, ये मैंने कहाँ पे काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अब बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो आपके पास 8 है वो इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास पीछे बचेगा k और ये आपके पास आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इस k की वैल्यू को कहाँ बैक पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। आप यहाँ पे साथ ही लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आप लिखोगे 1 इम्प्लाइज दैट, बच्चों r वैसे ही रहेगा और k की जगह पे हम पुट करेंगे 5/8 और साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। ठीक हो गया बच्चों, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि इतना काम तो आपने करना ही करना है। अच्छा, अब आपके पास बच्चों जो लिखा हुआ है ना, ये फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, तो ये देखो आपके पास r और t आपस में कनेक्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं, अगर यहाँ लिखा होता r इन टर्म ऑफ t तो उसका मतलब यही था, और कनेक्टिंग फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, इसका भी मतलब यही है। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड r। अब बच्चों यहाँ पे दोबारा से हम दो केस बनाएंगे, मतलब केस 1 हम बनाएंगे। केस 1 के अंदर क्या होगा, अब की बार अब हमें कहा गया ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल 64, यहाँ तक एंड से पहले पहले तक। ठीक है, इसका मतलब हम केस नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे बच्चों, हमने r फाइंड करना है और आपको जो t है उसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, 64 दी गई है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या किस में काम करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों हमने काम करना है। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको यूज करेंगे बच्चों। 2 इक्वेशन के अंदर r हमने वैसे ही रखा और 5/8 भी हमने वैसे ही रखा और t की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे 64। अच्छा, अब ये देखो 8 1 और 8 8 क्या होता है 64, तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 8 5 40 होता है। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। और इसके बाद देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है बच्चों, अब एंड के बाद देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। एंड के बाद लिखा हुआ है टी फाइंड करना है। ठीक है,
चलें टी फाइंड करना है। उसके बाद आपको आर क्या दिया गया बच्चों, आर आपको दिया गया 20 के इक्वल। इसको भी हमने कहाँ पुट करना है, 2 में पुट करना है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में आर की जगह पे अब हमें क्या दिया गया, 20 दिया गया। ठीक है, आर की जगह पे 20 और 5/8 हमने वैसे ही रखा और टी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा बच्चों दोबारा से वही काम करेंगे, इधर 8 हो रहा है डिवाइड और 20 के साथ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 4 20 और 4 को और 8 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आपके पास आएगा 32 आएगा। 8 4 का क्या होता है 32, तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी के बाद साथ साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पीछे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 5 और 6, और ये तो छोटे छोटे मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन, और हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद ये लिखेंगे कि एज का मतलब हमें इस तरह से वैल्यू दी गई है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अच्छा सबसे पहला काम आपने इसको खत्म करना है, प्रोपोर्शनलिटी को, उसको खत्म करके k लाना है और टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आपको r की वैल्यू और t की वैल्यू दी गई होगी, ये वाला काम तो हमने हर क्वेश्चन में करना है। और आप यहाँ लिखोगे वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये वाला बच्चों अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन आसान है और हर क्वेश्चन में सेम वर्किंग है। बच्चों r की वैल्यू आपको क्या देगी है, r की वैल्यू हम पहले लिखेंगे गिवन दैट r की वैल्यू बच्चों आपको देगी है 8 और t की वैल्यू आपको देगी है 3 देगी है। ठीक है, अच्छा इसको किस में पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में r की जगह पे बच्चों 8 पुट कर दो और k वैसे ही रखो क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और t की जगह पे 3 पुट कर दो और उसका स्क्वायर ले लो। तो बच्चों इधर 8 वैसे ही रहेगा, k वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है। अब ये 9 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू k, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब इसको कहाँ पुट करना है, आप इसको पुट करोगे पुट इन 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों 1 जब पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 इक्वेशन इंप्लाइज दैट, 1 इक्वेशन के अंदर जहां पे k होगा उसकी जगह पे हम पुट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, ऊपर आ जाएगा साथ ही मतलब टी स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि आपने r फाइंड करना है। ठीक है, चलें r फाइंड कर लेते हैं बच्चों। आपने करना है, आप लिखोगे यहाँ पे नाउ r आपने करना है फाइंड और t आपको दिया गया 6 के इक्वल। अच्छा ये सारा काम आपने किस में करना है, 2 में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में करना है। ठीक है, क्योंकि 1 इक्वेशन हमारी पुरानी होगी उसको खत्म कर देंगे। बच्चों r हमने वैसे ही रखा और 8/9 आपने वैसे ही रखा, और t की जगह पे बच्चों आपने पुट किया 6, उसका आपने ले लिया स्क्वायर। अच्छा अब आपने 8 वैसे ही रखा, 9 भी वैसे ही, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 36। अच्छा 9 1 और 9 4 क्या होता है 36। अब 8 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32, ये आपके पास वैल्यू आएगी r की। ठीक है, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वैसे ही है बच्चों जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया है देखो, सबसे पहले आपको अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज दी गई हैं वो v और r है, तो हम लिखेंगे एस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, और हमें सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है, ये आपके पास आ जाएगा k r की पावर 3, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और हम साथ ही लिखेंगे वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये हमने लिखा। ठीक हो गया। अच्छा अब आपको पता है कि k फाइंड करने के लिए आपको v की और r की वैल्यू दी गई होगी, हमेशा दी गई होगी। ये देखो v की वैल्यू और r की वैल्यू हमें दी गई है, और हमने इसको एक ही दफा यूज करना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छा हम लिखेंगे गिवन दैट v इज इक्वल 5 एंड r इज इक्वल टू 3। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है, तो चलें वैल्यूज को पुट करते हैं। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में आपने v की जगह पे रखा 5, ठीक है, और उसके बाद k हमने वैसे ही रखा क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
और आर की वैल्यू आपको 3 दी गई है, ऊपर 3 पावर में हमने वैसे ही लिखा। अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, 5 वैसे रखा, के भी वैसे रखा, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है। तो 27 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/27। इसको हमने कहाँ पुट करना है, इसको हमने पुट करना है 1 के अंदर, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे के है उसकी जगह पे हमने 5/27 पुट करना है। हम लिखेंगे 1 implies that v इज इक्वल, के की जगह पे आएगा 5/27 और साथ आ जाएगा आर क्यूब एज इट इज, और इसको हम साथ ही बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अच्छा बच्चों, अब लास्ट में क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। अब लास्ट पे हमें ये कहा गया कि हमने लिखना है नाउ, अब हमें आर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे आर जो है वो क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, और वी की वैल्यू आपको दी गई है 625। ठीक हो गया जी। अच्छा चलिए, v की जगह पे बच्चों मैंने पुट किया 625 और 5/27, और यहाँ पे r क्यूब आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे ना एक काम करें बच्चों, 27 इधर क्या हो रहा है, 27 इधर हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो 27 को लाकर इधर 625 के साथ लाकर कर दें मल्टीप्लाई, और 5 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर लाके कर दें डिवाइड, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने बच्चों क्या करना है, दोनों साइड पे ना इनको कर लेना है मल्टीप्लाई। जब आपने इनको चले 5 वंस और इसको कटिंग की तो ये आएगा 125, ठीक है। तो ये आपने लिखा यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई 27 और आर क्यूब आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब आपने बच्चों इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 125 को और 27 को, 125 और 27 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एक्चुअली इस तरह से लिखा जाएगा, 15 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसकी पावर बन जाएगा 15 की पावर 3। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि हमें इस साइड पे क्यूब चाहिए, ठीक है। होल पावर क्यूब है तो हमें इस साइड पे भी इसका क्यूब बनाना है, तो 15 की पावर 3 बनेगा और इस साइड पे आपके पास आर क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा दोनों साइड पे आपने क्या कर लिया, क्यूब बना लिया, 15 की पावर भी 3 बना ली और आर की पावर 3 उधर है, क्योंकि हमें क्यूब रूट लेना है। अब हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो जब हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो ये क्यूब रूट से कट हो गया, ये भी क्यूब रूट से कट हो गया। यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल है एक्चुअली, आपने यहाँ पे 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी वो एक्चुअली 15 की पावर बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको आगे क्यूब रूट लेना है, तो आप यहाँ पे इसको कट कर देंगे। लास्ट बच्चों फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फर्स्ट वाले जो टाइप है उसका, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताया गया कि W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब। अब आपने लिखना है जो W है वो डायरेक्टली वेरीज हो रहा है किसके, U क्यूब के ऊपर, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्टली वेरिएशन इसी तरह से लिखा जाता है। अब आपने सबसे पहले इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है, मैंने इसको लिखा K और साथ U क्यूब वैसे ही आएगा, ठीक है। और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर K इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरे पास जो K है वो कोई कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे गिवन डैट, अब आपने क्या करना है K की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिखेंगे गिवन डैट, जो आपके पास यहाँ पे बच्चों W और W की वैल्यू और U की वैल्यू आपको लाजमी गिवन होगी। हमें वैल्यू दी गई है W को किसके इक्वल, 81 के इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल 81 और U की वैल्यू आपको दी गई है 3 के इक्वल, ठीक है। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो W की जगह पे बच्चों आपने पुट कर दिया 81 और K वैसे ही रखा, और U की जगह पे आपने पुट कर दिया 3 और उसकी पावर 3 एज इट इज रहेगी, ठीक है। अच्छा 81 इधर वैसे ही और K वैसे ही, और बच्चों 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, तो इधर 21 और 81 सॉरी और 27 जो है वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इसको अगर 9 के टेबल पे कट करना है तो 9 के टेबल पे आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह करें 27 वंस और आप इसको डायरेक्ट कट कर लो, 27 वंस और 27 3 का क्या होता है 81 होता है। तो बच्चों आपके पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इस K की वैल्यू को कहाँ पुट करना होता है, इसको पुट करना होता है 1 में, तो हम पुट करेंगे पुट K इज इक्वल 3 इन 1,
तो बच्चों वन इक्वेशन ये है आपके पास, तो हम लिखेंगे वन इम्प्लाइज दैट। तो वन इम्प्लाइज दैट का मतलब हमने के की जगह पे पुट कर दिया 3 और साथ आपके पास u क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों लास्ट पे क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है, आपसे कहा हुआ है कि हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ, आपसे कहा गया कि w फाइंड करें और u की वैल्यू आपको दी गई है 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लिखेंगे w इज इक्वल एज इट इज और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। आपने इसको कहाँ पुट करना है, 2 में पुट करना है। अच्छा, अब आपने बच्चों w वैसे रखा, 3 भी वैसे रखा और u की जगह पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो 5 की पावर 3 आपके पास, ये 3 वैसे ही आएगा, 5 की पावर 3 क्या होता है, ये बच्चों 125 होता है। तो आप देखो कि ये जो आपके पास 125 है, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 375। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। और इसी के साथ आपका ये मतलब कि पहला ये वाला जो लेक्चर हमने वाइंड अप कर लिया और एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जिसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।